नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस स्टडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भली-भांति मालूम है और ये जानकारी भी है आप सभी को कि जो एलटी ग्रेड की बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, उसकी जो परीक्षा है, उसकी जो परीक्षा तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं और कुछ जो विषय हैं उनकी एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ के ही, और अभी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं। और उनमें से जो अति महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मेरा अत्यधिक फोकस है, सामाजिक विज्ञान, उसका भी गत जनवरी माह में जो एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा तिथि है, वो प्रस्तावित है। तो चलिए आज हम अ, इसी क्रम में जो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसको शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है, इसका जो सही इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है विकल्प नंबर सी, 711 ईस्वी में भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है भारत पर अरबों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? भारत पर अरबों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अरबों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किया था। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इसका जो सही जवाब है, सही उत्तर है, वो है विकल्प नंबर सी, सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सिंध का शासक कौन था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक दाहिर था और दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हराकर सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और दाहिर को पराजित किया था, तो उसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो यह है कि जो अरबों के जहाज हैं, जो अरबों के जहाज हैं वो श्रीलंका से जहाज़ों में सामान लेकर श्रीलंका से जब अरब जाते थे तो बीच में देवल देवल बंदरगाह जो पड़ता है ये सिंध में ही आता था। तो यहाँ पर बहुत सारे डाकू रहते थे समुद्र में, समुद्री डाकू जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो ये अक्सर वहाँ समुद्रों में आने वाले जहाज़ों से जहाज़ों का सामान लूट लिया करते थे और लूट-पाट किया करते थे। तो इसी क्रम में उन्होंने अरबों की जहाज़ों को लूट लिया और अरबों की जहाज़ों को उन्होंने लूट लिया और जब ये खबर अरब के खलीफा और वहाँ का जो सूबेदार था, इराक का जो सूबेदार था, जो सूबेदार था सूबेदार था जिसका नाम था अल अल हज्जाज अल हज्जाज अल हज्जाज, ये दोनों खलीफा और सूबेदार दोनों इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने चेतावनी दी सिंध के राजा दाहिर को कि जो इस एरिया का जो तुम्हारा क्षेत्र है, देवल का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो समुद्री डाकू हैं, लुटेरे हैं, उन्होंने हमारे अरब के जहाज़ों को लूट लिया है। तो अब ये जो लूट-पाट हुई है उसकी ज़िम्मेदार तुमको ही हम ठहराते हैं और इसका जो भी नुकसान है, उस सारे नुकसान की जो हमारा ये जहाज़ों को लूटा है डाकुओं ने, उसकी भरपाई
ये तुम्हारे द्वारा की जाएगी। अर्थात सिंध के राजा दाहिर को दंड स्वरूप इसके लिए उनको ये कहा गया कि इसके जो भरपाई है, इसका जो जो भी क्षतिपूर्ति क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति दाहिर के द्वारा की जाए। जब ये सूचना दाहिर को मिली, जब ये सूचना अ, जब ये सूचना सिंध सिंध के राजा सिंध के राज सिंध के राजा सिंध के राजा दाहिर जब जब दाहिर को ये सूचना प्राप्त हुई, तो दाहिर ने दाहिर ने इस शर्त को और इस खलीफा के आदेश को और उसके सूबेद जो इराक का सूबेदार था अल हज्जाज, तो उसके इस आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया दाहिर ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया कि नहीं, इसके लिए न तो मेरा न तो मेरा राज्य इसके लिए जिम्मेवार है और ना ही मैं ही जिम्मेवार हूँ। मैं इसकी कतई भी क्षतिपूर्ति नहीं करूँगा। जैसे ही इस बात की सूचना अ, अल हज्जाज को मिली सेनानियों के द्वारा, तो अल हज्जाज क्रोधित हो उठा और तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को काफिले के साथ यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आदेशित कर दिया। और इसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा पर सिंध पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह से सिंध को लूटा और लूटपाट करने के पश्चात वहाँ पर पूरा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जब दाहिर की पराजय हो गई, दाहिर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसकी जो रानी थी, उसकी जो पत्नी थी दाहिर की, जिसका नाम रानी बाई था, उसने भी मोर्चा संभाल लिया। उसने रानी बाई ने भी क्या किया, दाहिर की पराजय के बाद रानी बाई रानी बाई ने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश अ, रानी बाई को जब ऐसा लगा कि अब मेरी भी पराजय सुनिश्चित हो चुकी है, तो रानी बाई ने जौहर कर लिया। जैसा कि आप सबको ये साथियों मालूम होना चाहिए कि जो जौहर की घटना है, तो प्रमुख रूप से ये राजपूत जो होते थे, उन्हीं के उससे राजपूतों के राज्य से ही या राजपूतों के समय से ही ये शुरुआत इसकी प्रमुख रूप से हुई थी। तो रानी बाई ने जौहर कर लिया और उसकी जो दो पुत्रियां थी, दाहिर और रानी बाई की, तो एक पुत्री का जो नाम था, वो नाम था परमल देवी। परमल देवी, यहाँ ला है, सॉरी, परमल देवी। अभी इसको मैं मिटा दे रहा। उसका नाम एक पुत्री का जो नाम था, एक पुत्री का नाम था परमल देवी, एक पुत्री का नाम परमल देवी। परमल देवी और जो दूसरी पुत्री थी, उसका जो नाम था, उसका नाम था सूर्य देवी। उसका जो नाम था, उसका जो था सूर्य देवी। सूर्य देवी उसका नाम था। इस प्रकार से जब रानी बाई ने जौहर कर लिया और उसके पिता दाहिर की लड़ते हुए मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गया, तो इन दोनों उसकी पुत्रियों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया। जब खलीफा के पास भेज दिया गया, तो चूंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी माँ ने भी जौहर कर लिया था और इनका राज्य जो था बुरी तरीके से पराजित हो गया था, पूरी सेना इनकी पराजित हो गई थी,
तो इनके मन में भी कहीं न कहीं ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसके प्रति एक प्रतिशोध की भावना ये भड़क रही थी। प्रतिशोध की भावना थी इसके मन में। तो जब वहाँ खलीफा के पास इन दोनों को प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ खलीफा चूँकि खलीफा ने इन दोनों को, उसकी पुत्रियों को जब अपने पास बुलवाया और उनसे जब ये पहुंची वहां, तो उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम का पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों का कुमारत्व भंग कर दिया है। और जब ये सूचना मिली खलीफा को, तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और तुरंत ही मोहम्मद बिन कासिम को खाल में भरकर लाने का आदेश दिया। तो जब खलीफा द्वारा ये आदेश दिया गया और जब उसको खाल में भरकर ले जाया गया, तब उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। फिर बाद में ये इस बात की जानकारी हुई कि सूर्य देवी और परमल देवी के साथ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया था, लेकिन वो केवल प्रतिशोध के कारण उसके ऊपर एक आरोप लगाया था, जिससे कि उसको सजा मिले और वो उसका वो अपने राज्य की जो पराजय है उसका बदला ले सके। तो जो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो गई थी। जो हमारा अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अरब आक्रमण के समय किस वंश का शासन था? तो अरब आक्रमण के समय स्थानीय राजवंश का शासन था। स्थानीय राजवंश से आशय है कि जो उस समय ब्राह्मण वंश का शासन था, उसी को स्थानीय राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो दाहिर था वो ब्राह्मण राजवंश से संबंधित था। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के आदेश पर भारत आया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर सी, अल वलीद खली अली खलीफा अल वलीद के आदेश पर भारत आया था। जो अगला उत्तर है, अरबों ने भारत में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प नंबर सी, अरबों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंध की राजधानी कौन सी थी? इसका जो उत्तर है उसका है सी, ब्राह्मणवाद। जो अगला प्रश्न है कि देवल बंदरगाह वर्तमान में किस देश में है? इसका सही जवाब है कि वर्तमान में देवल बंदरगाह पाकिस्तान में है। जो अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना भी था, धन प्रचार करना भी था, लूट और विस्तार करना भी था। अर्थात उपर्युक्त सभी सारे विकल्प सही हैं। जो अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम किस आयु में भारत आया था? अर्थात वह कितने वर्ष की अवस्था में भारत आया था? तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, उस समय उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। जो अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी? तो अरब आक्रमण के समय भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी वर्णात्मक व्यवस्था थी। वर्णात्मक व्यवस्था थी। वर्णात्मक व्यवस्था से जो तात्पर्य है वो यह है कि अ, जो भारतीय समाज था हमारा, वो 4 भागों में विभक्त था, 4 श्रेणियों में विभक्त था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभक्त थी। वो कैसे कैसे विभक्त थी?
आइए देखते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा जो चौथा था उसमें शूद्र आते थे, जो कि सबसे आ, निचली श्रेणी में माने जाते थे, जो कि सबसे निचली श्रेणी में माने जाते थे। ये व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में आता है ये। अगला जो प्रश्न है, अरबों ने भारत में किस भाषा को बढ़ावा दिया? जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर सी, अरबी भाषा। चूंकि अरबों की भाषा अरबी थी, तो स्वाभाविक है कि जब वो भारत आए, सिंध आए, तो जब वो यहाँ रुक गए, तो वो अपनी भाषा का ही प्रचार प्रसार करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी और अरबी भाषा को बढ़ावा दिया। तो अगला जो प्रश्न है हमारा आज का इस श्रृंखला का, वो प्रश्न है, भारत में अरबों का शासन मुख्यतः कहाँ तक सीमित रहा? तो इसका जो सही जवाब है, उत्तर है, वो है विकल्प नंबर सी, सिंध तक। तो भारत में अरबों का जो मुख्यतः शासन था, वो मुख्य रूप से सिंध तक ही सीमित था। जो अगला प्रश्न है हमारा, अरब आक्रमणों का भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो जो अरब आक्रमण हुआ भारत पर, उसका जो प्रभाव पड़ा वो राजनीति में भी पड़ा, धर्म पर भी पड़ा, और सांस्कृतिक संस्कृति में भी पड़ा। अर्थात अरबों के आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा, उपरयुक्त सभी क्षेत्रों पर पड़ा, सभी क्षेत्रों पर पड़ा। जो अगला प्रश्न है, सिंध में अरब शासन कितने समय तक रहा? तो इसका जो सही जवाब है कि सिंध पर अरबों का शासन 300 वर्षों तक रहा। इस प्रकार से जो अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय भारत का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो भारत में अरबों के आक्रमण के समय जो प्रमुख धर्म था, वो धर्म हिंदू धर्म था, क्योंकि सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही थे। तो स्वाभाविक है कि आ, अरबों के समय जो सबसे अधिक मानने वाले लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे, वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। जो अगला प्रश्न है, भारत में अरब आक्रमण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारत में अरब आक्रमण का ऐतिहासिक महत्व है, तो इसमें इस्लाम का प्रवेश, सांस्कृतिक संपर्क, व्यापारिक संबंध, ये उपर्युक्त में सभी, अर्थात इन सभी से, उपर्युक्त सभी से संबंध है। विकल्प नंबर डी। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है वो है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस किसने बुलाया था? मोहम्मद बिन कासिम को वापस किसने बुलाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस खलीफा ने बुलाया था। जो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है वो है, अरब आक्रमणों के बाद भारत में किस नई संस्कृति का विकास हुआ? तो अरब आक्रमण के बाद जो जिस नई संस्कृति का विकास हुआ, वो संस्कृति है इंडो इस्लामिक संस्कृति, जिसका विकल्प नंबर सी है। इसी के साथ दोस्तों, आज की जो श्रृंखला है, प्रश्नों की जो श्रृंखला है, वो अब समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारे आज की प्रश्न है, आज की श्रृंखला में जो जो भी मैंने
एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। अ, प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने तैयार की है, तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, और मैंने बीच-बीच में जो आपको ये तथ्य बताए हैं, फैक्ट बताए हैं, ये भी आपकी आगामी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अ, सब आप सभी जो प्रतियोगी हैं, वो इन प्रश्नों को भली-भाँति अच्छी प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे, और आगे भी इसी प्रकार से जो मेरे द्वारा अ प्रश्नों की जो श्रृंखला लाई जाएगी, अ, उस पे भी आप लोग इसी तरीके से अध्ययन उस उनका भी अध्ययन करेंगे, और आपका जो चयन है उसमें ये जो प्रश्नों की मेरी श्रृंखला है, इसमें से कहीं न कहीं आपके जो चयन है उसमें भी इनका योगदान रहेगा, और आपका जो चयन हो वो चयन होगा उसमें ये सुनिश्चित करेंगे। तो इसी प्रकार से अ, इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय ज़रूर दें, और राय देने के लिए कमेंट में जो भी आप कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको, किस टॉपिक पर इस समय मुझे कौन से टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। यदि आपके मन में, वैसे तो मैं अपने अनुसार जो भी सिलेक्टेड हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं पर वीडियो बना रहा हूँ, उन प्रश्नों को ला रहा हूँ, लेकिन यदि कुछ है जो भी यदि लगे तो आप राय अवश्य दें। नमस्कार।